डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमारी आज की, ये इंग्लिश से रिलेटेड है और अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल होगी। इसमें जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका अगर बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम कुछ छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड है और जो आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव होती है जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस है, सेंटेंस को हम वाक्य बोल देंगे, ये ध्यान है आपको। सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या क्या होता है? एक सब्जेक्ट जिसको अपने कर्ता बोल देते हैं, वर्ब जिसको हम क्रिया बोल देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म बोल देते हैं, और कॉम्प्लीमेंट जिसको हम पूरक बोल देते हैं। अब देखिए, एक बार हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। एक सेंटेंस है, उसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो चीज होती है सब्जेक्ट और वर्ब। इन दोनों के बिना सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम बना नहीं पाते। एक वाक्य है, वो वाक्य पूरा नहीं कर पाते। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें हमें फर्स्ट चाहिए होगा सब्जेक्ट और सेकंड हमें चाहिए होगा वर्ब। इन दोनों को मिलाकर ही एक सेंटेंस है उसका निर्माण होता है। हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जैसे कम, गो, स्टैंड अप, अटैक। इन सब में आप ये देख रहे हो आगे हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। देखने में ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, लेकिन अपने आप के अंदर ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। एक्चुअल में क्या है, इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यू है ये हमेशा अंडरस्टूड रहता है, ना तो इसे बोला जाता है और ना ही इसे लिखा जाता है। एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या है, यू कम, यू गो, यू स्टैंड अप, यू अटैक। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है, उन सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, उनका मीनिंग पूरा करने के लिए सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है, उसे हम लिखते नहीं हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई है, सब्जेक्ट और वर्ब। इन दोनों को मिलाकर हम एक सेंटेंस है उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। एक चीज मैं आपके सामने यहां और क्लियर कर दूं कि हमारे इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो होती है SVO। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाता है, कर्ता, उसके बाद क्या लिखा जाता है, क्रिया, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, कर्म। हिंदी के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहती है, हिंदी के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्या आता है, वर्ब आती है, क्रिया आती है। हिंदी की स्ट्रक्चर ये होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और इंग्लिश है, इंग्लिश की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। सब्जेक्ट जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इसे कर्ता बोल देते हैं,
कर्ता जो कार्य को करता है, काम को करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? सब्जेक्ट या कर्ता। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। और अगर वैसे देखा जाए तो क्रिया क्या है? कार्य है। जो भी हम काम करते हैं उस काम को ही क्या नाम दिया जाता है? क्रिया नाम दिया जाता है। अब यहां पर आप देखिए, जो करता है वो क्रिया करता है या कार्य करता है, और ये जो कार्य है, क्रिया है, इसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो अपने कर्ता पर पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं उसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे खुद के ऊपर पड़ता है। कोई भी कार्य जब घटित होता है तो उस कार्य का प्रभाव सबसे पहले उस करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जैसे अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना क्या है? ये क्रिया है, ये कार्य है, ये वर्ब है, और इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझ पर खुद पर पड़ रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है और आपको समझाना पड़ रहा है। तो कोई भी क्रिया है, उस क्रिया का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है अपने कर्ता के ऊपर। अब अपने कर्ता के ऊपर प्रभाव डालकर अगर ये क्रिया है, वर्ब है, ये अपना मीनिंग क्लियर कर लेती है, अपना अर्थ है उस अर्थ को स्पष्ट कर लेती है, तो ऐसी जो वर्ब है, इस वर्ब को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसे बोल दिया जाता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसके साथ में कर्म नहीं है, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित रहता है और कर्ता के अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ता, और कर्ता के ऊपर अपना प्रभाव डालकर वो क्रिया अपना अर्थ है वो पूरा स्पष्ट कर लेती है, तो ऐसी क्रिया को हम नाम देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं स्टार्स शाइन, birds fly, bus stops, bell rings। अब यहां स्टार्स, बर्ड्स, बस, बेल, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, कर्ता है। शाइन, फ्लाई, स्टॉप और रिंग, ये क्या है? ये यहां पर वर्ब है। अब पहला सेंटेंस अगर हम देखें, स्टार्स शाइन, तारे चमकते हैं। शाइन का प्रभाव कहां पर पड़ा? स्टार्स के ऊपर पड़ा, और इस पर प्रभाव डालकर इसने अपना अर्थ स्पष्ट कर लिया। किसने? शाइन क्रिया ने, कि तारे चमकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखें तो फ्लाई क्रिया है, इसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ा? बर्ड्स के ऊपर पड़ा, उन्हें पंख फड़फड़ाने पड़े और पक्षी उड़ते हैं, ये इसका अर्थ निकला, और यहां पर अर्थ इसका क्या है? क्लियर है। बस स्टॉप्स, अब यहां सब्जेक्ट कौन है? बस। स्टॉप क्रिया है, इसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा? बस पर, और बस पर ही इसका प्रभाव सीमित रह गया, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि बस रुकती है। बेल रिंग्स, रिंग क्रिया का प्रभाव बेल के ऊपर पड़ा, उसमें मोशन हुई, आवाज आई, इसी पर प्रभाव पड़ा, और इस पर ही प्रभाव डालकर इसने अपना अर्थ स्पष्ट कर लिया कि घंटी बजती है। यहाँ जो ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं ने अपने कर्ता के ऊपर प्रभाव डाला, और अपने कर्ता के ऊपर प्रभाव डालकर अपना अर्थ है उस अर्थ को स्पष्ट कर लिया। ऐसी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक चीज इसमें और देखिए, जैसे हमने इन सेंटेंस को बढ़ाने की कोशिश की, जैसे स्टार शाइन, अब आगे मैंने ऐड कर दिया इन द स्काई, ठीक है। अब यहां पर इन द स्काई, ये क्या है? देखिए शाइन है, इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? स्टार्स के ऊपर पड़ा। बर्ड्स फ्लाई, यहां भी हम लिख दें अगर इन द स्काई। अब यहां स्काई के ऊपर क्या इस क्रिया का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। यहां फ्लाई क्रिया है, इसका प्रभाव बर्ड्स तक पड़ा, स्काई पर पड़ा नहीं पड़ा। तो अब ये जो हमने
अलग से जो पार्ट लगाया, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पूरक। पूरक का मतलब क्या है? पूरा करने वाला। इंट्रांसिटिव जो वर्ब होगी वो इंट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट लेती है, पूरक लेती है। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि PLE है ये। अगर ई की जगह आई कर दोगे आप तो जो स्पेलिंग बनेगी वो स्पेलिंग बन जाएगी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो जाएगा बधाई। ये ध्यान रखना आप, यहां स्पेलिंग क्या है? ई है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव है वो केवल अपने सब्जेक्ट तक सीमित रहेगा, सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा। और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में हम जो पार्ट ऐड करेंगे जिसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पार्ट को हम क्या नाम दे देंगे? कॉम्प्लीमेंट नाम दे देंगे। कॉम्प्लीमेंट है उसके भी आप टुकड़े कर सकते हो, जैसे कि इन यहां पर प्रेपोजिशन है, दैट यहां पर डिटरमिनर है, और स्काई यहां पर क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने ये देखा कि सेंटेंस है वो सेंटेंस किस किस से मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, जिनके बिना सेंटेंस नहीं बनता। हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर खाली वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट क्या रहता है? अंडरस्टूड रहता है। फिर मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इंग्लिश है उसके अंदर हमारी स्ट्रक्चर रहती है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी के अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रहती है SOV, ये रहती है। हिंदी के अंदर क्रिया है, हिंदी के वाक्यों में अंत में लगती है, जबकि इंग्लिश के वाक्यों में पहले कर्ता फिर क्रिया और अंत में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्रिया करेगा और हर क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर पड़ता है। अगर क्रिया का प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित है और कर्ता पर ही प्रभाव डालकर अगर क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट कर लेती है तो उस क्रिया को हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं, मतलब जिसके साथ में कर्म नहीं है। और इंट्रांसिटिव वर्ब के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। दूसरा, इंट्रांसिटिव वर्ब में सेंटेंस को इनलार्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिसका आप यूज करते हो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या पूरक। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे, उन ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है, जो डबल ऑब्जेक्ट भी लेती है, और जो ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या OC भी लेती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।